लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी 48 घंटा। लाइव तस्वीरें आपके सामने। ठाकुर जी, लेकिन ये सकते हैं अगर ये लोग विचारों में अभिव्यक्त होना चाहिए और इसलिए समय समय में मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया, व्यक्तिगत भी की, सामूहिक भी की। मेरा आज फिर आपसे आग्रह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता, कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। आज उनका सामर्थ्य के कारण भारत का नाम दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो। सरकार ने भी सहमति दे दी है, गृह मंत्री जी भी अपने वक्तव्य को देने को तैयार हैं। चर्चा हो, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमति बनाएं, विचारों को विमर्श करें। लोकतंत्र में आपस में सहमति बनती है। मेरा आप सबसे आग्रह, पुनः आग्रह, निवेदन है, देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है संसद चले, संवाद हो, चर्चा हो और इसकी प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक सबकी है। मेरा आपसे आग्रह रहता है हमेशा कि संसद की प्रतिष्ठा को मत गिरने दो। मतभेद हो सकते हैं लेकिन संसद की प्रतिष्ठा को इस तरीके से तख्तियां, नारेबाजी से गिरना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ नेता हैं, देश का नेतृत्व करते हैं। बालू जी, आप सीनियर लीडर हैं, मैं आपको अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दूंगा। मेरा मत है कि प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल के बाद आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर पर्याप्त दूंगा। प्रश्नकाल में चलने दें। आप तख्तियां लेकर सदन पे बैठे अपनी अपनी सीट पे विराजें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी आप सदन में गतिरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। ये आखिरी 2 दिन है और आखिरी 2 दिन में भी गतिरोध सदन के अंदर बना हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही 4 मिनट चल पाई। बार बार स्पीकर की तरफ से समझाया गया कि गतिरोध खत्म करना होगा। लोकतंत्र में विचार विमर्श करना होता है, सहमति बनानी होती है, सहमति बनानी होगी, चर्चा करनी होगी, छात्रों के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, लेकिन इसके लिए हंगामा खत्म करना होगा, तख्तियां लहराना बंद करना होगा। लेकिन जब स्पीकर की बात विपक्ष ने नहीं मानी, लगातार हंगामा होता रहा, तो भारी हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद का मॉनसून सत्र अपने आखिरी मुकाम पर है। मॉनसून सत्र का आखिरी 2 दिन बाकी है। 13 अगस्त को मॉनसून सत्र खत्म होने से पहले विपक्ष और सरकार के बीच जारी टकराव में कोई राहत नहीं है। आज भी संसद में भारी हंगामे के आसार जो थे वही तस्वीर दिखाई भी दी। संसद भवन के बाहर भी बीजेपी और विपक्ष ने अलग अलग प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने जहां गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दो के नारे लगाए, तो बीजेपी के सांसदों ने एक बार फिर झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। कल भी इसी मुद्दे पर विपक्ष और एनडीए ने लगभग एक ही समय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए थे। टकराव की स्थिति भी पैदा हुई थी। आज अभी तक टकराव तो नहीं दिखाई दिया है, लेकिन कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। जांच कराना होगा। झारखंड के छात्रों के साथ हुए अन्याय के विरोध में सीबीआई जांच कराना होगा। सीबीआई जांच कराना होगा। राहुल गांधी हाय।
गांधी हाय हाय। तो आप हंगामे की तस्वीर लगातार देख रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष के सांसद हैं जो लगातार राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। झारखंड में छात्रों के साथ जो सुलूक हेमंत सोरेन सरकार ने किया है, उस सुलूक के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सीबीआई जांच करानी होगी कि नारेबाजी जो सांसद हैं वो कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के सांसद कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष के सांसद भी नारेबाजी कर रहे हैं। विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना होगा, जवाब देना होगा। हालांकि सरकार ये कह रही है कि गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को अपना ये हठीला रवैया छोड़ना होगा। ये हंगामेदार तस्वीर खत्म करनी होगी, तभी जाकर संसद के अंदर चर्चा हो पाएगी। ये आखिरी 2 दिन है और इन आखिरी 2 दिनों में भी ऐसा लग रहा है कि चर्चा का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी डेडलॉक के बीच ये जो मॉनसून सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं विपक्षी सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी ने सरकार पर अटैक किया है और कहा कि क्या सरकार जवाबदेह नहीं है, क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है? छात्रों पर पैलेट गन चलाते हो, क्या हम लोग चुपचाप बस बैठे रहें? सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस। इधर निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी के ऊपर जोरदार अटैक किया। झारखंड का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा, निशिकांत ने पूछा। सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है सोरेन सरकार? जांच मुख्य सचिव तक जाएगी, क्या इस बात का डर है? क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली का छात्र अलग है और झारखंड का, हम यदि पिछड़े क्षेत्र के हैं, यदि वो अमीर क्षेत्र के हैं, अमीर पार्टी के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो उनको झारखंड का पिछड़ापन नहीं दिखाई देता है, गरीबी नहीं दिखाई देता है, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है। उनको तो डूब मरना चाहिए। डूब मरने वाली स्थिति है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की, कि जिस तरह से झारखंड के बच्चे रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, और जिस तरह से रांची का डीसी, एसपी, वहां के डीजीपी, वहां के चीफ सेक्रेटरी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसका निरंकुश तो मैंने तानाशाह कभी देखा ही नहीं। धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है, वो वहां के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ाया। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र जो पकड़ाया है वो वहां के शीर्षस्थ अधिकारी के घर से पकड़ाया है, उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है। उनको पता है कि यदि जांच बढ़ेगी तो ये जांच हेमंत सोरेन से लेके वहां के मुख्य सचिव तक जाएगी, इसलिए ये सारी समस्याएं चल रही हैं। और उनको जो है माफी भी मांगनी चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और उनको ये दिखाना चाहिए कि वो छात्र हितों के साथ हैं। वहीं संसद में जारी डेडलॉक के बीच बड़ी खबर यह है कि एफसीआरए बिल पर सरकार झुकी है। सरकार आज एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रख सकती है। हालांकि एफसीआरए बिल को लेकर विपक्ष में भी फूट पड़ गई है। कांग्रेस जहां इस बिल को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रही है, तो वहीं टीएमसी, डीएमके और बीजेडी इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना चाहते हैं। ये बिल पिछले साल मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन उस वक्त भी भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। डीएमके और एनसीपी के रुख के बाद सरकार इसे ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार है, ताकि परिसीमन बिल पर इन विपक्षी दलों का सहयोग मिल सके। सरकार इसके जरिए डेडलॉक खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के तेवर अभी भी तीखे हैं। तो एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर अब चर्चा यह है कि सरकार इसे जेपीसी में भेजने के लिए तैयार है और यहां पर भी एक डिवाइड दिखाई दे रहा है विपक्षी दलों के बीच में। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर भी अलग होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी पार्लियामेंट परिसर की है, जहां पर एक बार फिर से चढ़ावा चोरी का मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। यही बात समाजवादी पार्टी के सांसद एक बार फिर से एक और नाटक का मंचन यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से दान पेटी रख दी गई है, समाजवादी पार्टी के सांसद यहां दिखाई दे रहे हैं और बोरी में क्या भरकर लाए हैं ये तो ये सांसद ही जाने।
आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में आगामी साल में चुनाव है और चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के हाथ में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अयोध्या के राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी का मुद्दा है। वो अलग बात है, इस पर एसआईटी पहले से ही जांच कर रही है, आरोपी सलाखों के घेरे में है और इस पर जितने कदम उठाने चाहिए कानूनी तौर पर या फिर ट्रस्ट के लेवल पर भी वो कदम उठाए जा चुके हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ा बयान अखिलेश यादव की तरफ से आया। एफसीआरए बिल को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि आखिर ये बिल क्यों आ रहा है, माइनॉरिटी को दबाने के लिए क्या ये बिल लेकर आया जा रहा है। एयरपोर्ट पर पानी भर गया, एयरपोर्ट और देश चलाने में समानता, यानी कि एयरपोर्ट में पानी और देश में भी जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, इसे लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा। क्या कहा उन्होंने वो भी आपको सुनाते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजनाएं बने। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है क्या सुनने को मिल रहा है, और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत से जुड़ी हुई खबर है। झांसी में हुए कार हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कैसे अबान अहमद की क्रेटा कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार कई फीट हवा में उछल गई। 6 अगस्त को हुए इस हादसे में अबान अहमद और ड्राइवर की मौत हो गई थी। हादसे का ये पूरा वीडियो आपके सामने, आप देखिए कार कितनी तेज रफ्तार थी और अचानक से कार डिवाइडर से टकराती है और फिर हवा में उछल जाती है और इस कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस सड़क हादसे में अतीक के बेटे अबान अहमद और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये वीडियो पीछे चल रही एक कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया है, रिकॉर्ड हो गया है और इसी को देखकर समझा जा सकता है कि कार की स्पीड बहुत तेज रही होगी। देखते ही देखते कार में बैठे ड्राइवर ने कार से नियंत्रण खोया, ये कार अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराई, स्पीड तेज थी इसलिए कार हवा में उछल गई और फिर उसके बाद जाकर नीचे गिरी। और जैसे ही हवा में उछली है वैसे आप देखिए जो आगे वाला हिस्सा है गाड़ी का वो चकनाचूर हो जाता है और इसी में ड्राइवर और अबान की मौत हो जाती है। पीछे जो 2 लोग बैठे थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अबान अहमद की मौत उस वक्त हुई थी जब झांसी जेल में बंद अपने भाई से अबान मिलने के लिए जा रहा था। इसी दौरान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और अबान की इसमें जान चली जाती है। अब वो वीडियो भी सामने आ गया है जिसे देखकर पता चल रहा है कि गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज थी और यह हादसा कितना भीषण था, यह हादसा कितना भयावह था। टक्कर लगते ही गाड़ी की हालत कैसी हो गई है ये आप देखिए। चंद सेकंड्स में इस गाड़ी का आगे वाला हिस्सा चकनाचूर हो जाता है और इसमें अबान अहमद की मौत हो जाती है। 6 अगस्त को ये कार हादसा हुआ था, ये दुर्घटना हुई थी, झांसी रोड पर हुई थी क्योंकि झांसी जेल में अतीक अहमद का जो दूसरा बेटा है वो बंद है और उसी से मुलाकात करने के लिए अबान अहमद जा रहा था, अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जा रहा था और इसी दौरान ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है, गाड़ी के परखच्चे उड़ते हैं और अबान अहमद की इस हादसे में मौत हो जाती है। एक बार फिर से इस तस्वीर को बड़ा गौर से देखें। गाड़ी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है और सड़क पर आगे एक ट्रक जाती हुई दिखाई दे रही है और इसी ट्रक को फिर क्रॉस करते हुए गाड़ी आगे बढ़ जाती है और जब ये गाड़ी क्रॉस करेगी तभी से समझ में आने लगता है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ रहा है और वो धीरे धीरे अपने बाईं तरफ जाती जा रही है। गाड़ी धीरे धीरे इस गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ी। ओवरटेक करने के बाद फिर वो बाईं तरफ मुड़ती हुई जा रही है और जैसे ही बाईं तरफ और मुड़ी, संतुलन जा चुका था, डिवाइडर से जोर से गाड़ी टकराई, कई फीट ऊपर तक उछली और आगे का हिस्सा उसका पूरी तरह डैमेज हो गया। जाहिर है तस्वीर बता रही है कि आगे बैठने वाला व्यक्ति, चाहे वो ड्राइवर हो या को ड्राइवर सीट हो, उसका बचना नामुमकिन ही था और वही हुआ भी इस हादसे में। अबान और उसके एक और साथी की जान चली गई इस हादसे में और पीछे जो 2 और उनके दोस्त बैठे हुए थे वो भी बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनके बारे में भी और थोड़ी अपडेट ले लेते हैं। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, ये वीडियो बताता है कि गाड़ी पर से तो संतुलन पूरी तरीके से अबान का जा चुका था क्योंकि ओवरटेक करने के साथ साथ गाड़ी लगातार अपनी बाईं तरफ होती चली जा रही थी और फिर वहां पर डिवाइडर से जाकर टकराई।
मीनाक्षी, ये जो वीडियो है जिस पूरे एक्सीडेंट का, वो ये बिल्कुल साफ कर देता है कि उस वक्त जिस वक्त अबान की मौत हुई अतीक अहमद के छोटे बेटे की, उस वक्त का जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था वो झांसी में किस तरीके का था। किसी भी तरीके की वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, किसी भी तरीके की फाउल प्ले जैसी बात जो शुरुआत से पुलिस बोल रही है, चश्मदीद बोल रहे हैं और गाड़ी में बैठे हुए दूसरे युवक बोल रहे थे कि किसी भी तरीके का फाउल प्ले नहीं है, तो कम से कम इस वीडियो में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। लेकिन एक जो चीज़ वो बिल्कुल स्पष्ट और भी होती है वो ये होती है कि गाड़ी जिससे एक्सीडेंट होता है अबान का और उसके दोस्त की, जिसमें जान चली जाती है, गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लगभग 120 के करीब स्पीड बताई जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त गाड़ी ट्रक को टेक ओवर करती है, दूसरी गाड़ियों को टेक ओवर करके आगे बढ़ती है, उसका जो नियंत्रण होता है वो कम से कम मौके पर कम से कम पूरी तरीके से अनियंत्रित होते हुए गाड़ी नजर आ रही है। और इसी वजह से गाड़ी अपनी राइट साइड से होते हुए एकाएक लेफ्ट टर्न में जाना शुरू होती है। और जो डिवाइडर वहां पर मौजूद होता है, डिवाइडर से जैसे ही गाड़ी टकराती है, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और उसके बाद जैसा कि हुआ, अतीक अहमद के छोटे बेटे अमान और उसके साथी की मौके पर ही मौत हो जाती है, क्योंकि गाड़ी का जो अगला हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। और गाड़ी के ठीक पीछे जो दूसरी गाड़ी चल रही होती है, उसके डैशबोर्ड का जो कैमरा होता है तफाकन, वो कैमरा उस वक्त ऑन होता है। और उसके बाद जो गाड़ी का मालिक है वो इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर डालता है, जिसके बाद झांसी पुलिस ने इस पूरे वीडियो की पुष्टि की और ये बताया है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये उसी गाड़ी का है जिससे अबान की मौत हुई है। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वाकई में बहुत ही भयानक टक्कर थी, इसके बाद किसी का भी बच पाना किसी करिश्मे से कम नहीं होता और इसलिए दोनों लोगों की जान चली गई जो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे। अब सीधा आपको राज्यसभा लिए चलते हैं जहां जबरदस्त हंगामा हो रहा है। थैंक यू सर। मैं पंजाब दी आन बान ते शान शेरे पंजाब महाराजा I have already given my ruling है मुद्दा। If anybody wants to say anything, you can come to my chamber. Chairman साहब, anybody want to express their feelings, I am inviting every member to come to my chamber. दरिया सतलुज ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੋਲਡ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। Honorable Member John Birtas, she is making allegation against one of the member. The Parliamentary House demands that both members should be heard. Both the members should be heard because Honorable Member John Birtas' statement has been put on record. So there is a request that the other member also should be allowed to make a point. Otherwise, only one side of the story will go. We are for the unity of the nation. We don't want any kind of discrimination, any kind of disparaging remarks. Only request is one side of the story should not go. The other member should be allowed to make a statement and record it so that our point of view also should be available before the House. Honorable Chairman of the House, Honorable Leader of the House, sir, whatever John Birtas has said, certainly we respect every attire of every state, and we respect, we don't call it lungi, it is dhoti, and we respect it.
and we don't subscribe to such statements. But at the same time, what Sushmita Dev has to say, that should be also brought on record. And so please allow Sushmita Dev to speak. The House will meet again at 2 p.m. today. राज्यसभा में जबरदस्त हंगामे की तस्वीर आपने देखी। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री जब बोलने के लिए खड़े हुए तब उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन धैर्य के साथ चर्चा होनी चाहिए, बातचीत और संवाद होना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी तमाम विपक्षी सांसदों की ओर से लगातार हंगामा होता रहा। जेपी नड्डा भी खड़े हुए, उन्होंने भी कहा कि सुष्मिता देव कोई बात कहना चाहती हैं, उन्हें भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन लगातार चल रहे हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।